हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं गेट एक्सेल 2021 बॉटनी के पेपर के बारे में। इसके पहले की वीडियो में हमने बात किया था गेट 2022 के पेपर के बारे में। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो प्लीज जाइए और उसको देखिए। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग पेपर की तरफ। मूव करते हैं हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 7 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और एक नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, जिसमें से अगर आप राइट करेंगे तो 1 मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर आप रॉन्ग करते हैं तो आपके -1/3 मार्क्स डिड्यूस हो जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और देखते हैं। वीट प्लांट ट्रीटेड विथ प्रोलॉन्ग होल्ड टेम्परेचर एट द सीडलिंग स्टेज, फ्लावर अर्लियर देन द untreated control. Seeds collected from these treated individuals, however, give rise to plants that do not flower early. This phenomenon is called. इसमें ये कहा गया है कि कोई एक सीडलिंग स्टेज थी, कोई एक सीड था। सीड को क्या किया गया था कि उसको हम लोग उसको इकट्ठा किए थे। इकट्ठा करने के बाद में उसको हम क्या किए थे, एक प्रोलॉन्ग कोल्ड टेम्परेचर दिए थे सीडलिंग स्टेज में ही, जो कि पहले जो था, पहले की स्टेज में वो क्या कर रहा था, वो फ्लावरिंग नहीं कर पा रहा था। लेकिन अगर उसको बाद में हम क्या करते हैं, कोल्ड टेम्परेचर के साथ में इसको ट्रीट करते हैं तो वो बाद में फ्लावरिंग शो कर रहा होता है। तो इस फिनोमिनन को हम कहेंगे क्या। तो ये फिनोमिनन जो होता है, जहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर की बात आती है और वो फ्लावरिंग की बात आती है वहाँ पे, तो वो कॉन्सेप्ट जो होता है वो वर्नलाइजेशन में आ जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा वर्नलाइजेशन। देन अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following plant taxa contain vascular tissue, xylem and phloem but not woody tissue? इसमें ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा प्लांट है जिसमें वैस्कुलर टिश्यू जो होते हैं पाए जाते हैं, जिसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों होता है लेकिन उसमें वुडी टिश्यूज एब्सेंट होते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे वुडी टिश्यू की बात करें कि यहाँ पे कौन सा वुडी टिश्यू नहीं होता है इसमें से, तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे ओक प्लांट जो है ये वुडी टिश्यू होता है, ये वुडी होता है, ये मॉस जो होता है, ये मॉस में जो होता है वैस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं। देन उसके बाद पाइन की अगर हम बात करें तो पाइन जो होता है उसमें वैस्कुलर टिश्यूज इसमें प्रेजेंट होते हैं, जाइलम फ्लोएम इसमें प्रेजेंट होता है। रही बात फर्न की, तो फर्न में जो होता है वो जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, वैस्कुलर बंडल्स वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो वुडी टिश्यू नहीं होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी, यानी कि फर्न। देन हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्पोर्स एंड गैमीट्स इज करेक्ट। इसमें ये बोला है कि स्पोर और गैमीट के रिगार्डिंग कौन सा इसमें से ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। तो अगर हम बात करें इसमें ए की बात करें, अगर हम ए की जब हम बात करते हैं तो इसमें ये हम देखते हैं कि स्पोर्स कैन डायरेक्टली अंडरगो माइटोसिस वेयर गैमीट्स कैन नॉट। तो अगर हम स्पोर्स की बात करें तो वो क्या करता है, वो माइटोसिस से डायरेक्टली जा सकता है और गैमीट जो होता है वो डायरेक्टली नहीं जाता है। तो बिल्कुल हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्पोर्स जो होते हैं वो माइटोसिस के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन जो गैमीट्स होते हैं वो माइटोसिस के थ्रू मूव नहीं कर पाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिल्स कंट्रोल ग्रेविटोपिज्म इन द रूट ऑफ हायर प्लांट्स। इसमें से ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा फ्लावरिंग ऑर्गेनिल्स है जो कि कंट्रोल करता है ग्रेविटोपिज्म को। ग्रेविटोपिज्म की अगर हम बात करें तो इसमें से ग्रेविटोपिज्म को कंट्रोल करने वाला जो होता है वो होता है एमाइलोप्लास्ट, क्योंकि ये जो होता है जनरली रूट में पाया जाता है और यही जो होता है ग्रेविटोपिज्म के कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
क्लोरोप्लास्ट जैसा कि सबको पता है ये लीफ में होता है। देन उसके बाद में ये भी ऑप्शन नहीं सही होगा और ये भी नहीं सही होगा, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा एमाइलोप्लास्ट। देन हम आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइटोलैक्सीन्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन। फाइटोलैक्सीन्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट डिफेंस में, इसके अगेंस्ट, पैथोजन के अगेंस्ट। ये कह रहा है, ये इंफॉर्मेशन है कि फाइटोलैक्सीन्स जो होते हैं वो डिफेंस में काम आते हैं पैथोजेंस के अगेंस्ट प्लांट में। अब ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से चूज करना है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू फाइटोलैक्सीन। तो इसमें से हमको फाइटोलैक्सीन के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पे अगर हम बात करते हैं फाइटोलैक्सीन इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है, तो फाइटोलैक्सीन बिलोंग टू सेकेंडरी मेटाबोलाइट। जी हाँ, ये ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है कि ये जो होता है फाइटोलैक्सीन बिलोंग टू सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट से बिलोंग करता है। फाइटोलैक्सीन्स हैव एंटी फंगल एक्टिविटी। जी हाँ, ये भी एंटी फंगल एक्टिविटी शो करता है। फाइटोलैक्सीन्स आर एबंडेंट इन प्लांट अंडर नॉर्मल कंडीशन। नहीं, फाइटोलैक्सीन्स जो होते हैं वो नॉर्मल कंडीशन में एबंडेंट नहीं होते हैं। जब प्लांट जो होता है स्ट्रेस की कंडीशन में होता है तभी ये फाइटोलैक्सीन्स जो होते हैं वो रिलीज किए जाते हैं और ये डिफेंस में काम आता है, जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में ही स्टेटमेंट दिया गया है। तो ये वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा और हमसे यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन ही पूछ रहा है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, फाइटोलैक्सीन्स आर एबंडेंट इन प्लांट्स अंडर नॉर्मल कंडीशन। देन हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। The figure shows the germination percentage of imbibed seed treated with the given sequence of red and infrared light, each exposure lasting 5 minutes. The percentage of germination was scored after 72 hours in darkness at 25 degrees centigrade. Based on this, which one of the following option is correct? इसमें बोला ये गया है कि इसमें जो है एक सीड को इम्बाइब किया गया है, एक सीड को जर्मिनेशन परसेंटेज के हिसाब से उसको इम्बाइब कर दिया गया है और उसको क्या किया गया है, रेड और फाररेड लाइट से उसको ट्रीट किया गया है। हर एक 5 मिनट के बाद में उसको क्या किया जाता है, उसको उसका ये जो ट्रीटमेंट है रेड और फाररेड लाइट का, उसको चेंज किया जाता है। 5 मिनट के बाद रेड दिया जाता है, उसके 5 मिनट के बाद फाररेड, देन फिर 5 मिनट के बाद रेड, देन फिर फाररेड, ऐसे इसको एक्सपोज किया जाता है रेड और फाररेड लाइट से। द परसेंटेज ऑफ जर्मिनेशन, जो इसका परसेंटेज ऑफ जर्मिनेशन है, वाज स्कोर्ड आफ्टर 72 आवर्स, 72 घंटे के बाद में, 72 आवर्स के बाद में इसको क्या किया गया, स्कोर्ड किया गया, यानी कि ऑब्जर्व किया गया इन डार्कनेस में एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डार्क स्टेज दे रहे हैं और 72 आवर्स के बाद इसको हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, इसको ग्राफ के माध्यम से इसको समझाया गया है कि हाँ ये दे रहे हैं। तो यहाँ पे बताना ये है कि बेस्ड ऑन दिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इस ग्राफ के हिसाब से ये करेक्ट होगा। और ट्रीटमेंट जो है यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसको ऐसे ऐसे ट्रीट किया गया है। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे देखते हैं, ये जो है ये टाइम है और ये जो है ये एक्सपोजर है लाइट का, जो कि रेड और फाररेड लाइट को अल्टरनेट करके दिया गया है। तो यहाँ पे देखते हम ये हैं कि जब रेड लाइट पे देते हैं तो ये अबाउट 80-90 के आसपास जा रहा है। देन उसके बाद में रेड के बाद जो हम दे रहे हैं यहाँ पे कौन सा लाइट, फाररेड, एफ यहाँ पे आ रहा है, एफ इज डोनेटेड एज, आर इज यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं, आर इज डोनेटेड एज रेड और एफ इज डोनेटेड एज फार रेड। तो यहाँ पे जब हम फाररेड की लाइट दे रहे हैं तो ये जो है वो डिक्रीज कर जा रहा है। देन फिर हम फाररेड के बाद फिर से रेड दे रहे हैं तो फिर ये इंक्रीज कर जा रहा है। देन फिर से हम फाररेड दे रहे हैं तो फिर ये डिक्रीज कर जा रहा है। देन उसके बाद में फिर से हम रेड लाइट दे रहे हैं तो फिर ये इंक्रीज कर जा रहा है। देन फिर से हम इसको फाररेड दे रहे हैं तो ये डिक्रीज कर जा रहा है। तो देखा ये गया है कि रेड लाइट जब हम दे रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और जब फाररेड लाइट दे रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है।
तो स्टेटमेंट में हम देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट इसके हिसाब से सही जा रहा है। तो ए स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो रेड लाइट इंड्यूसेस सीड जर्मिनेशन वेयर्स फार रेड लाइट इनहिबिटर्स। तो जी हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रेड लाइट देने से क्या हो रहा है, ये जर्मिनेशन शो कर रहा है यानी कि इंक्रीज कर रहा है, और फार रेड लाइट देने से ये डिक्रीज कर जा रहा है। तो ये पहला ही ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो रेड लाइट इनहिबिट्स नहीं, रेड लाइट इनहिबिट नहीं करता है, ये इंड्यूस कर रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। देन फिर बोथ रेड एंड फार रेड लाइट इनहिबिट नहीं, दोनों रेड और फार रेड लाइट इनहिबिट नहीं कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। देन बोथ रेड एंड फार रेड लाइट इंड्यूस नहीं, दोनों लाइट इंड्यूस भी नहीं कर रहा है। तो एक लाइट जो है वो इंड्यूस कर रहा है और एक लाइट जो है वो इनहिबिट कर रहा है, जिसमें से रेड लाइट जो है वो इंड्यूस कर रहा है और फार रेड लाइट जो है वो क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देन हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, द स्ट्रक्चर ऑफ 4 प्लांट हार्मोन आर शोन। इसमें जो है 4 प्लांट हार्मोन यहाँ पे दिया गया है, चार प्लांट हार्मोन के स्ट्रक्चर्स जो हैं दिए गए हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग अप पोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास इन रिस्पॉन्सिबल टू यूनिडायरेक्शनल व्हाइट लाइट। तो यहाँ पे बोला गया है ऐसा हार्मोन हमको बताना है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कोलियोप्टाइल कैनरी ग्रास के कोलियोप्टाइल के बेंडिंग के लिए, जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है और इसके रिस्पॉन्स में, व्हाइट लाइट के रिस्पॉन्स में। तो ऐसा जो है वो फिजियोलॉजी शो करता है, कौन सा हार्मोन, दैट इज ऑक्सिन। ऑक्सिन ऐसा शो करता है। तो अब इसमें से हम यहाँ से निकाल लिए कि ये हार्मोन निकल के आया ऑक्सिन। तो जैसा कि हमने प्लांट हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ा था, ऑक्सिन का स्ट्रक्चर हमने वहां पे बात की थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो जाएगा वो आएगा ए। ए इज द ऑक्सिन का स्ट्रक्चर ये है, और यही जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो हमको यहाँ से डिनोट करना था क्या, यहाँ पे हमको हार्मोन के बारे में पता लगाना था कि कौन सा हार्मोन है जो कि कोलियोप्टाइल के, कैनरी ग्रास के कोलियोप्टाइल के बेंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वो ऑक्सिन होता है और ऑक्सिन का स्ट्रक्चर आंसर नंबर ए हो जाएगा। देन हम मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अगर हम मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर कंपोनेंट इज आर नॉट पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन इन एंजियोस्पर्म। तो इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सेलुलर कंपोनेंट जो होता है वो एंजियोस्पर्म के साइटोस्केलेटन में जो होता है एब्सेंट होता है, यानी कि नहीं पाया जाता है। तो ये इज एंड आर का ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब ये मल्टीपल MSQ का ऑप्शन है, मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन है। इसमें एक या एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो इसमें हम अगर बात करें हम माइक्रोट्यूब्यूल की, तो जी हाँ, माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है वो पाया जाता है। देन अगर हम बात करें माइक्रोफिलामेंट की, माइक्रोफिलामेंट भी ये भी पाया जाता है एंजियोस्पर्म के साइटोस्केलेटन में, ये दोनों स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। देन अगर हम बात करें इंटरमीडिएट फिलामेंट की, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट कहीं कहीं पाया जाता है और कहीं कहीं नहीं पाया जाता है। तो ये रेयर होता है, कभी पाया जाता है और कभी नहीं पाया जाता है। तो मे बी ये ऑप्शंस हो सकता है। देन अगर हम बात करें सेंट्रियोल की, तो जी हाँ, सेंट्रियोल का जो सेंट्रियोल जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट और सेंट्रियोल ये दो ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर हम श्योरिटी की बात करेंगे तो केवल एंजियोस्पर्म के साइटोस्केलेटन में ये सेंट्रियोल जो होता है वो एब्सेंट होता है। लेकिन अगर आप आंसर की चेक करेंगे तो उसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट और सेंट्रियोल दोनों दिया हुआ है, तो इसकी वजह से ये रेयर होता है, कभी पाया जाता है कभी नहीं पाया जाता है, तो इसको भी कंसीडर कर लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी और डी ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम व्हेन ओवर एक्सप्रेस्ड would result in rice grains with increased beta carotene content। तो इसमें से क्या ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा एंजाइम है इसमें से चारों में से जिसके ओवर एक्सप्रेस करने से जो राइस ग्रेन होता है उसमें बीटा कैरोटीन का कंटेंट इंक्रीज कर जाता है। तो बीटा कैरोटीन जो इंक्रीज करता है बीटा कैरोटीन कंटेंट, उसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है
वो इसमें होता है कौन सा, इसमें से हो जाएगा कैरोटीन डिसेक्ट्रेज। ये जो होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है बीटा कैरोटीन के कंटेंट के इंक्रीज के लिए। देन हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, इन स्पाइरल फाइलोटैक्सिस लीव्स आर initiated sequentially on the meristem with two successive primordia being separated by golden angle. If a plant follows right-handed spiral phyllotaxy, when look down the meristem, then the angle between two successive leaf would be। इसमें ये पूछ रहा है कि एक लीफ जो है और जो दूसरी लीफ है इसकी, इन दोनों लीफों के बीच का जो होगा एंगल जो होगा वो कितना होगा। तो इसमें स्पाइरल फाइलोटैक्सी की बात की है और उसके बाद में किसकी बात की है, गोल्डन एंगल की बात की है। तो इन दोनों के टर्म में अगर हम बात करेंगे तो ये जो डिग्री होता है इसमें वो मेंशन है कितना, जब आप टैक्सोनॉमी वाली क्लास पढ़ेंगे उसमें तो वहां पे आप देखेंगे कि इसमें अबाउट 137.5 डिग्री ये यहाँ पे मेंशन है। इसका आंसर जो हो जाएगा 137.5। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये है क्वेश्चन मैचिंग का, और मैचिंग वाले क्वेश्चंस मैक्सिमम जो होते हैं 2 मार्क्स के होते हैं, और ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, मींस निगेटिव मार्किंग इसमें है। आप जब पेपर अटेम्प्ट कीजिएगा तो वहां पे देख लीजिएगा कौन सा माइनस मार्किंग वाला है, कौन सा माइनस मार्किंग वाला नहीं है। अगर माइनस मार्किंग वाला नहीं है तो आप क्वेश्चंस के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर माइनस मार्किंग है तो आपको बहुत ही ध्यान लगा करके उस क्वेश्चन को ऑप्ट करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम 11 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है क्वेश्चन नंबर 11, मैच द सेल और टिश्यू टाइप। इसमें सेल एक तरफ दिया हुआ है और टिश्यू का टाइप दूसरी तरफ दिया हुआ है, यानी कि सेल या टिश्यू दिया हुआ है इन ग्रुप 1। ग्रुप 1 में इन दोनों में से कोई एक दिया हुआ है विद देयर करस्पॉन्डिंग टोटल डीएनए कंटेंट इन ग्रुप 2, और ग्रुप 2 में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, टोटल डीएनए कंटेंट दिया हुआ है। आप एक टिपिकल डिप्लॉयड एंजियोस्पर्म स्पीसीज, एक एंजियोस्पर्मिक स्पीसीज है, उसमें ये टोटल डीएनए कंटेंट इधर दिया हुआ है, और ग्रुप ए में जो दिया हुआ है वो सेल टिश्यू का टाइप दिया हुआ है। अब बताना ये है, इसमें से मैच कराना है कि कौन सा सेल या टिश्यू जो है कौन सा डीएनए कंटेंट को राइट मैच कर रहा है। तो अगर हम पॉलन ट्यूब की बात करें तो पॉलन ट्यूब जो होता है वो जनरली पॉलन ट्यूब जो जाएगा वो 1C के साथ जाएगा, ये 1C होता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें मेगास्पोर मदर सेल की, तो मेगास्पोर मदर सेल जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। देन अगर हम बात करें सिनर्जिड की, तो सिनर्जिड जो होता है हैप्लॉयड होता है, तो ये जाएगा 1 की तरफ। देन एम्ब्रियोसाइक की अगर हम बात करें तो ये जो होता है 8C होता है इसमें। तो अगर हम इससे मैच कराएंगे तो पॉलन ट्यूब 1C मतलब P1, एक ऑप्शन ये आया, एक ऑप्शन ये आया। देन मेगास्पोर मदर सेल की अगर हम बात करें तो ये 2C की तरफ जा रहा है, मींस Q2 और Q2 यहाँ पे 3 ऑप्शन हो जा रहे हैं। देन अगर हम सिनर्जिड की बात करें तो सिनर्जिड जो जा रहा है 1C के साथ में जा रहा है, मींस R का 1 जा रहा है, और एम्ब्रियोसैक जो जा रहा है वो 5th के साथ जा रहा है, मींस S5 के साथ जा रहा है। इसमें से देखना ये है, ये C वाला जो ऑप्शन है P1 के साथ, Q2 के साथ, R1 के साथ और S5 के साथ, तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पे C वाला ऑप्शन इसके साथ करेक्ट हो जाएगा। देन हम आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 12, मैच द मॉडिफाइड ऑर्गन्स इन ग्रुप 1 विद देयर करस्पॉन्डिंग प्रोटोटाइप फ्रॉम इन ग्रुप 2। इसमें ग्रुप 1 दिया हुआ है और उसका करस्पॉन्डिंग प्रोटोटाइप दिया हुआ है ग्रुप 2 में, और ग्रुप 1 में ये मॉडिफाइड कुछ ऑर्गन्स हैं और ये उसके प्रोटोटाइपिक फॉर्म है। तो इसको भी राइटली ऑप्ट करना है। तो राइटली ऑप्ट करने में जब हम यहाँ पे मूव करेंगे हम, तो ये जो है टेंड्रिल इन ग्रेप वाइन जो है
ये हो जाएगा मॉडिफाइड स्टेम, ये मॉडिफाइड स्टेम होता है। देन हम टेंडिलिन गार्डन पी की बात करेंगे, तो ये जो होता है वो होता है मॉडिफाइड लीफ। तो इन दोनों ऑप्शन से अगर हम मूव करते हैं, देखते हैं पी पी का 1 जा रहा है, पी का 1 इसमें है और इसमें है, 3 में P1 है। देन Q का 2 जा रहा है, मीन्स इसमें है और इसमें है। अभी तक हमको राइट आंसर नहीं मिला है क्योंकि दो ऑप्शंस मूव कर रहे हैं एक साथ में। तो हम आर की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं स्पाइन किसकी तरफ जा रहा है। तो स्पाइन जो होता है वो जाता है किसके साइड में, ये मॉडिफाइड लीफ होता है, तो ये जाएगा सेकंड के साथ में। तो आर जो है वो जाएगा 2 के साथ में, तो आर का 2 यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो अब हमको दिखाई दे रहा है एक ही ऑप्शन थॉर्न्स। तो थॉर्न में हम ये देख रहे हैं कि इसमें ये 3 ऑप्शन हमको मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है, मीन्स 3 ऑप्शन की तरफ हम मूव करेंगे और ए जो वाला ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो एस जो है वो एस जाएगा 1 की तरफ, ये हो जाएगा थॉर्न्स जो होगा मॉडिफाइड स्टेम हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। देन हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, द डायग्राम डिस्क्राइब द एबीसी मॉडल। ये जो डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला, ये एबीसी मॉडल को शो कर रहा है। अब द फ्लावरिंग पैटर्निंग इन अरेबिडोप्सिस वेयर ए बी एंड सी फंक्शंस आर ऑपरेशनल इन द वर्ल्ड्स 1+2, 2+3 एंड 3+4। मीन्स कह ये रहा है कि 1+2 ए बी और सी है, 3 ए बी और सी। ए जो शो कर रहा है 1+2 को, बी शो कर रहा है 2+3 को और सी शो कर रहा है 3+4 को रिस्पेक्टिवली। इन द वाइल्ड टाइप फ्लावर में रिमूवल ऑफ ए और सी फंक्शंस रिजल्ट इन द फ्लोरल ऑर्गन अरेंजमेंट एज कार्पेल, स्टेमेन, स्टेमेन, कार्पेल और सेपल, पेटल, पेटल, सेपल। ये कह रहा है कि अगर हम ए को रिमूव कर दें या हम सी को रिमूव कर दें, तो जब हम ए को रिमूव करते हैं तो हमको क्या मिलता है, कार्पेल, स्टेमेन, स्टेमेन और कार्पेल मिलता है। और जब हम सी को रिमूव करते हैं, ए को रिमूव करते हैं तो ये मिलता है, सी को रिमूव करते हैं हम तो मिलता है सेपल, पेटल, पेटल और सेपल, ये मिलता है रिस्पेक्टिवली। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर पाथवे इज करेक्ट फॉर फ्लोरल ऑर्गन पैटर्निंग जनरेशन। तो ये कह रहा है कि इसमें से इसके बेसिस पे हमको ऑब्जर्व ये करना है कि कौन सा मॉलिक्यूलर पाथवे जो है, यहाँ पे 4 पाथवे दिए हुए हैं ए बी सी डी के ऑर्डर में, और हमको पता लगाना है कि कौन सा ऑर्डर इसमें से ये सही करेक्ट है, करेक्ट पैटर्न है फ्लोरल ऑर्गन पैटर्न जनरेशन का। एरो इंडिकेट एक्टिवेशन एंड बार इंडिकेट्स इनहिबिशन। तो जो इस तरीके से इंडिकेशन हो रहा है, तीर की दिखा रहा है, वो क्या दिखा रहा है, एक्टिवेशन का, एक्टिवेशन, और इस तरीके का जो एरो है वो दिखा रहा है इनहिबिशन का। तो हमने एबीसी मॉडल में पढ़ा था कि ए जो होता है वो एंटागोनिस्ट होता है सी के, और जो सी होता है वो एंटागोनिस्ट होता है ए के। अगर ए वाला एब्सेंट रहेगा तो सी वाला अपना फंक्शन करके ए की जगह पे काम कर लेगा, और अगर सी वाला एब्सेंट रहता है तो ए उसकी जगह पे प्रेजेंट होकर के सी वाली जगह को ले लेगा। तो मीन्स ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं। तो अगर ए और सी दोनों के पाथवे में जो एंटागोनिस्ट वाला पाथवे होगा, यानी कि सी ऑप्शन, ए इज द एंटागोनिस्ट ऑफ सी एंड सी इज द एंटागोनिस्ट ऑफ ए, तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग वहां पे पढ़ते हैं एबीसी मॉडल में, तो वहां पे 3 जीन जो होती हैं रिस्पॉन्सिबल होती हैं। 3 जीन जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं उसमें से एक कुछ इस तरीके से पैटर्न बनता है, और यहाँ पे बी होता है, यहाँ पे ए होता है और यहाँ पे सी होता है। तो ये जो है बी बनाने के लिए ए की जरूरत भी होती है और सी की जरूरत भी होती है। लेकिन अगर ये यहाँ पे ए एब्सेंट हो जाता है तो ए की जगह पे ये सी वाला आ जाता है। मीन्स अगर यहाँ पे ए को एब्सेंट कर दिया जाए, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, सी
सी एंड बी। अगर इसी में हम बी को एब्सेंट कर दें, सी को एब्सेंट कर दें सॉरी, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। तो अगर हम, और ए जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ए जो होता है सेपल के लिए होता है, ए बी जो होता है वो होता है पेटल के लिए, और बी सी जो होता है वो होता है कार्पेल के लिए, और सी जो ओनली होता है वो होता है स्टेमन के लिए। ये होता है इसका। तो यहां पे अगर हम बात करें, तो अगर हम यहाँ पे ए को एब्सेंट करते हैं तो ये सी वाला जो है वो सी वाला बना लेगा, यहाँ पे सी चला जाएगा तो यहाँ स्टेमन बन जाएगा। तो वही बात यहाँ पे हुई है, ये कार्पेल स्टेमन, स्टेमन कार्पेल यहाँ पे बन रहा है जब हम ए को एब्सेंट कर दे रहे हैं, और जब हम सी को एब्सेंट कर दे रहे हैं तो सेपल पेटल और पेटल सेपल ये बन जा रहा है। तो मीन्स ए और सी दोनों के एंटागोनिस्ट हैं, इसकी वजह से ये सी वाला ऑप्शन जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये हो गई बात क्वेश्चन नंबर 13 की। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 ये भी मैचिंग का ऑप्शन है। मैचिंग वाले में हमको देखना ये है, इसमें ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 तीन है। ग्रुप 1 में प्लांट स्पीसीज है, ग्रुप 2 में फाइटोकेमिकल्स हैं जो कि उस प्लांट के द्वारा रिलीज किए जा रहे हैं, एंड देन ग्रुप 3 में उसका इकोनॉमिक या मेडिसिनल यूज है। अगर हम बात करते हैं मेडिसिनल यूज की बात करते हैं हम, तो यहां पे ये रहा प्लांट और ये रहा उसका फाइटोकेमिकल। तो हम देखते हैं पहले कि कौन से प्लांट से कौन सा फाइटोकेमिकल रिलीज होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइजियम एरोमेटिकम की। तो साइजियम एरोमेटिकम जो होता है वो मूव करता है किसकी तरफ, ये जाएगा सेकेंड से, यूजिनॉल इससे रिलीज होता है। देन अगर हम ऑप्शन की तरफ इससे मूव करते हैं एक ऑप्शन से, तो ये P2 और P2 यहाँ पे हमको मिल जाएगा। मीन्स ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन दोनों डिस्कार्ड हो गए। देन हम मूव करेंगे किसकी साइड में, ग्रेसिलेरिया स्पीसीज की बात करेंगे। तो ग्रेसिलेरिया स्पीसीज जो होता है, ग्रेसिलेरिया और ये जो है वो एल्गी है। ये एल्गी जो है इससे जो निकलता है वो निकलता है एगार, जैसा कि हम लोग एल्गी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। तो ये हमको बेसिकली बताया जाता है जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, ये दोनों जो होते हैं उसे एगार निकाला जाता है। तो ये क्यू जो होगा थर्ड के साथ में जाएगा, तो क्यू थर्ड के साथ में इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। मीन्स अभी भी दो ऑप्शन हमारे पास सेफ है। देन हम अगर अब बात करते हैं हम कैथेरेंथस रोजियस, अगर हम कैथेरेंथस रोजियस की बात करें तो कैथेरेंथस रोजियस से निकलने वाला जो फाइटोकेमिकल है वो है विनक्रिस्टिन। विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, ये दो केमिकल्स फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो ये कैथेरेंथस रोजियस से निकाले जाते हैं। तो आर जो है वो मूव करेगा 1 की तरफ, तो आर मूव कर रहा है 1 की तरफ, ये यहाँ पे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे आर का 5 हो जा रहा है। मीन्स ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। तो इतने से ही हम पता लगा लिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही जा रहा है। तो अगर हमको केवल एक ये पता है तो भी हम इससे निकाल सकते हैं, और अगर हमको ये पता है कि कौन से प्लांट से उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है तो भी हम उससे निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें साइजियम एरोमेटिकम की, तो साइजियम एरोमेटिकम जो होता है उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है क्या, टूथेक रिलीफ में। इसको जब साइजियम एरोमेटिकम जो होता है, दांत जब दर्द होता है तो उसके लिए ये हम साइजियम एरोमेटिकम, इसको हम हिंदी में लौंग भी बोलते हैं, लौंग। तो इसके लिए जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इससे भी हमको ये पता चल जाएगा कि कौन से प्लांट का कौन सा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, तो उससे भी हम ऑप्शन की तरफ, आंसर की तरफ मूव कर सकते हैं। तो एग्जाम में ये देखना बहुत जरूरी होता है, हमको टाइम बचाना होता है वहाँ पे। तो अगर हमको 3 ग्रुप में दिया है तो 2 ग्रुप से अगर हमारा आंसर निकल जा रहा है तो हम 2 ही ग्रुप से निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमारा यहाँ पे ऑप्शन फंस रहा है, हमको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो हम तीनों ग्रुप को साथ में लेके चलेंगे। इससे क्या होगा कि हम एकदम श्योर हो जाएंगे कि हमारा मार्क्स यहाँ पे कटने वाला नहीं है और हमको ये श्योर शॉट नंबर मिल ही जाएंगे।
ये तो बात हो गई क्वेश्चन नंबर 14 की। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है, ये भी है ग्रुप वाला क्वेश्चन। तो इसमें से हम ये देखते हैं कि इसमें से कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो कि ग्रुप 1 में दिए गए हैं यहाँ पे, और इसके करस्पॉन्डिंग जेनेटिक एलिमेंट हैं जो कि ग्रुप 2 में दिए गए हैं। मीन्स ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं ग्रुप 1 में और ये इसके जेनेटिक एलिमेंट हैं। तो कौन सा जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, कौन सा जेनेटिक मटेरियल को, जेनेटिक एलिमेंट को शो कर रहा है, इसकी तरफ हम जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं इसकी, तो हम सबसे पहले मूव करते हैं हम बीटी क्राई प्रोटीन की। ये वाला जो है वो बहुत ही फेमस है और लगभग सबको ये पता होता है। जनरली बायोटेक में ये पढ़ाया भी जाता है। तो ये जो है बीटी क्राई प्रोटीन जो है वो क्या होता है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस कॉटन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहां से अगर हम बात करें ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं तो आर जा रहा है 4 की तरफ, आर का 4 यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है। इससे हमको पता चल रहा है कि ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। देन उसके बाद हम बात करें, सॉरी ये वाला ऑप्शन नहीं, सेकेंड वाला ऑप्शन डिस्कार्ड होगा क्योंकि इसमें आर का 4 नहीं आ रहा है। देन हम बात करते हैं टोमेटो विथ डिलेड फ्रूट राइपनिंग की। तो टोमेटो विथ डिलेड फ्रूट राइपनिंग जो है ये जाएगा गैलेक्टो यूरिनेज के साथ में। अब हम मूव करते हैं आंसर की तरफ। अब देखते हैं पी आ रहा है थर्ड की तरफ, तो पी का थर्ड यहां मिल रहा है और यहां मिल रहा है। मींस सी वाला ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। तो हमको ऐसे ही मूव करना है, एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते चलना है और हमको राइट ऑप्शन की तरफ मूव करना है। जहां पे हमको राइट ऑप्शन मिल जाएगा वहीं पे हम क्वेश्चंस को छोड़ देंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो हम दो मैचिंग किए, दो मैचिंग से हमको दो ऑप्शंस डिस्कार्ड हो गए। अब हम एक मैचिंग और करेंगे जिससे हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, हम यहां पे हम बात कर लेते हैं किसकी, यहां पे बात कर लेते हैं हम हर्बिसाइड रेजिस्टेंट सोयाबीन की। तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट सोयाबीन जो होता है उसका जो जेनेटिक एलिमेंट होता है वो होता है ESPS सिंथेज। अब हम मूव करते हैं ऑप्शन की तरफ। क्यू जो जा रहा है वो फर्स्ट की तरफ जा रहा है, तो क्यू का फर्स्ट यहाँ पे आ रहा है और क्यू का फर्स्ट यहाँ पे आ रहा है। तो क्यू का फर्स्ट सी में आ रहा है, सी को पहले ही हम डिस्कार्ड कर चुके हैं। बचा था हमारे पास डी ऑप्शन और ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन में Q1 जा रहा है जबकि डी ऑप्शन में Q2 जा रहा है। तो Q2 यहाँ पे जा रहा है तो ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। अब हमको राइट ऑप्शन मिल गया यहाँ से, तो हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको चौथा मिलाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये अपने आप ही मूव कर जाएगा एस जो है 2 के साथ में। देन हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 जो है 16 से 18 तक ये मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं यहाँ पे MSQ वाले, और यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे देखेंगे टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंट SAR। यहाँ पे एक मैकेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। तो ये सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस जो होता है A team of researcher isolated a mutant with reduced SAR response। एक टीम थी रिसर्चर्स की, वो क्या करता है, म्यूटेंट को रिड्यूस करता है, इससे SAR रिस्पॉन्स से। कैसे करता है, सीक्वेंसिंग ऑफ दिस म्यूटेंट रिवील्ड होमोजाइगस म्यूटेंट इन 2 जीन्स। तो यहाँ पे 2 जीन्स को लेता है, एक जीन है X और एक जीन है Y। तो ये X जीन जो है X जीन और Y जीन जो है, इससे क्या करता है, ये इस म्यूटेंट को SAR से रिड्यूस करता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स वुड टेस्ट वेदर द म्यूटेंट फिनोटाइप इज काज्ड बाय म्यूटेशन इन आइदर और बोथ द जीन। तो इसमें ये पता लगाता है कि जो म्यूटेशन हो रहा है वो एक्स की वजह से हो रहा है या वाई की वजह से हो रहा है या एक्स और वाई दोनों की वजह से हो रहा है। मीन्स किसी एक जीन से हो रहा है या दोनों जीन से हो रहा है। तो ये पता लगाता है इसमें वो रिसर्चर वाली टीम, जिससे कि SAR के रिस्पॉन्स को रिड्यूस किया जा सके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट द म्यूटेंट विथ एक्स और वाई एंड एनालाइज द फिनोटाइप इन ईच केस। इसमें अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट द म्यूटेंट विथ एक्स और वाई, इसमें एक्स और वाई के साथ एनालिसिस किया जाता है और एनालाइज किया जाता है उसको फिनोटाइप में ईच केस में। तो हाँ, ये वाला ऑप्शन हो सकता है क्योंकि हमको ये पता लगाना है कि एक्स और वाई दोनों में से कोई एक हो सकता है या दोनों हो सकता है। तो ये केस हम ले सकते हैं एक। देन कॉम्प्लीमेंट द म्यूटेंट विद बोथ एक्स एंड वाई एंड एनालाइज द फिनोटाइप। तो अगर हम एक्स और वाई एक ही बार में अगर हम ले लेंगे तो हमको फिनोटाइप कैसे पता चलेगा? तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। देन क्रॉस द म्यूटेंट विथ वाइल्ड टाइप एंड एनालाइज द सेग्रीगेशन पैटर्न ऑफ द फिनोटाइप। जी हाँ, ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। पहले उसको क्रॉस करवाएंगे म्यूटेंट के साथ वाइल्ड वाले का और म्यूटेंट वाले के साथ उसका क्रॉस करवाएंगे, फिर उसकी एनालिसिस करेंगे और सेग्रीगेशन पैटर्न देखेंगे फिनोटाइप का, जिससे हमको पता लग जाएगा कि वो एक्स वाले किससे हो रहा है कि वाई वाले से हो रहा है। देन कंपेयर द एक्सप्रेशन ऑफ एक्स एंड वाई इन म्यूटेंट एंड वाइल्ड टाइप प्लांट। नहीं, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी, एक ए और एक सी ऑप्शन। ये दोनों ऑप्शन से हमको यहाँ पे पता लग सकता है कि हाँ एक्स की वजह से हो रहा है कि वाई की वजह से हो रहा है या दोनों की वजह से हो रहा है। तो इसमें से ये ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। देन हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, द ऑब्जर्वेशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट ऑन सीड जर्मिनेशन इन वेरियस जीनोटाइप अंडर डिफरेंट लाइट कंडीशन आर गिवन वेयर राइट एंड क्रॉस इंडिकेट जर्मिनेशन एंड द लैक ऑफ इट। इसमें से क्या बोला गया है? बोला ये गया है कि एक ऑब्जर्वेशन है, ये एक ऑब्जर्वेशन है। इस ऑब्जर्वेशनल एक्सपेरिमेंट में सीड का जर्मिनेशन देखा जा रहा है। कैसे देखा जा रहा है? वेरियस जीनोटाइप में। बहुत सारा यहाँ पे जीनोटाइप रखा गया है और उसको यहाँ पे जर्मिनेशन का वो देखा जा रहा है, कैसे कैसे जर्मिनेट हो रहे हैं, कौन कौन सा लाइट देने पे जर्मिनेट हो रहा है और कौन कौन सा लाइट देने पे जर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट का ऑप्शन दे रहा है, यानी कि ये वाला सिंबल जो दे रहा है वो जर्मिनेशन कर रहा है, मतलब जर्मिनेट हो रहा है, और एक्स का मतलब यहाँ पे जो क्रॉस इंडिकेट है वो मतलब लैक इट, मीन्स नहीं हो रहा है। बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। तो अगर हम इसकी बात करते हैं कौन सा ऑब्जर्वेशन इसमें से करेक्ट होगा, इस करेक्ट वाले ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो इसमें से अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए, वाइल्ड टाइप वाले में से ब्लू कर रहा है, रेड कर रहा है, फार रेड कर रहा है, व्हाइट भी कर रहा है और डार्क में नहीं कर रहा है। मीन्स ऑल द 3 लाइट क्वालिटीज ब्लू, रेड एंड फार रेड आर रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन। मीन्स ये कह रहा है कि तीनों लाइट जो होते हैं वो जरूरी होते हैं इसके लिए, सीड के जर्मिनेशन के लिए। इसमें से 3 लाइट मीन्स रेड, फार रेड और व्हाइट, तीनों लाइट जरूरी होते हैं किसके लिए? सीड जर्मिनेशन के लिए। तो नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि तीनों लाइट होने की वजह से सीड्स का जर्मिनेशन हो जाए यहाँ पे। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। देन एनी वन ऑफ द 3 लाइट क्वालिटीज ब्लू, रेड एंड फार रेड, इसमें से ब्लू, रेड और फार रेड, ये कह रहा है कि ब्लू, रेड और फार रेड होने की वजह से सीड जर्मिनेशन के लिए जरूरी है, लेकिन यहाँ पे क्राइवन जो ये दिया हुआ है ये ब्लू में नहीं जर्मिनेट कर रहा है, तो ये ऑप्शन इसकी वजह से गलत हुआ है। थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। एनी वन ऑफ द 3 लाइट क्वालिटीज ब्लू, रेड एंड फार रेड, यहाँ पे बात हो रही है ब्लू की, रेड की और फार रेड की, सेकेंड ऑप्शन में, इज सफिशियंट टू इंड्यूस सीड जर्मिनेशन। ये कह रहा है कि ब्लू, रेड और फार रेड, ये तीनों में से कोई एक जो होगा
वो सफिशियंट होगा सीड जर्मिनेशन के लिए? तो जी हाँ, ब्लू में नहीं कर रहा है लेकिन रेड में कर रहा है, फार रेड में कर रहा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि कोई एक भी होगा तब भी वो सीड का जर्मिनेशन होगा वहां पे। देन हम अगर बात करें द क्राई1 फाई ए एंड फाई बी, इसमें हम क्राई1 फाई ए और फाई की बात कर रहे हैं। प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर ब्लू, रेड एंड फार रेड लाइट परसेप्शन रिस्पेक्टिवली। तो इसमें कह रहा है कि ब्लू, रेड और फार रेड, ये तीन की बात कर रहा है कि क्राई1 फाई ए और फाई बी में तीनों जो होगा वो इसको जरूरी होगा। जबकि यहाँ पे देख रहे हैं ब्लू में नहीं हो रहा है, फाई बी में रेड नहीं हो रहा है, जबकि फाई ए में फार रेड में नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। देन हम ऑप्शन डी की तरफ मूव करते हैं, द बीपीए प्रोटीन। अब हम बात करते हैं इसकी। द बीपीए प्रोटीन म्यूटेंट इज अनलाइकली टू इन्वॉल्व इन लाइट परसेप्शन। ये जो है ना चाहते हुए भी लाइट परसेप्शन में ये इन्वॉल्व है। मीन्स यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है और डार्क में भी हो रहा है। मीन्स ये व्हाइट में भी हो रहा है और ये डार्क में भी हो रहा है, ब्लू में भी हो रहा है, रेड में भी हो रहा है, फार रेड में भी हो रहा है। तो ये ऑप्शन भी हमारा राइट हो जाएगा। मीन्स हमारा दो ऑप्शन राइट हुआ, बी एंड डी ऑप्शन। देन अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाइब्रिड प्लांट जनरेशन यूजिंग बार्नेस बार्नस्टार बेस्ड मेल स्टेराइल लाइन। तो ये दो जीन हैं बार्नेस और बार्नस्टार जो कि मेल स्टेराइल लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेल स्टेराइल लाइन के लिए किसके जर्मिनेशन के लिए? प्लांट के जर्मिनेशन के लिए। प्लांट के जर्मिनेशन के लिए इन दोनों में से बार्नेस और बार्नस्टार में से हम इसको ट्रीट करते हैं। तो देखते ये हैं कि कौन किसको इनहिबिट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो बार्नस्टार जो है, बार्नस्टार इनहिबिट बार्नेस, ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि ये सीधे सीधे स्टेटमेंट है लाइन में कि बार्नस्टार जो है वो इनहिबिट करता है बार्नेस को, और हमको करेक्ट ऑप्शन की तरफ जाना है। और ये मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो इसमें दो ऑप्शन सही होंगे, एक ऑप्शन भी होगा, तीन ऑप्शन भी हो सकते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन ये गलत हो जाए। देन अगर हम बात करें जब बार्नस्टार इनहिबिट कर रहा है बार्नेस को, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि बार्नेस एंड बार्नस्टार आर यूज्ड टू जनरेट द मेल स्टेराइल लाइन। दोनों जो होते हैं, ये स्टेटमेंट यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, मेल स्टेराइल लाइन तक एंड रिस्टोरर लाइन रिस्पेक्टिवली। तो ये जो ऑप्शन है सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ये भी करेक्ट हो जा रहा है, क्योंकि बार्नेस और बार्नस्टार दोनों जो होते हैं मेल स्टेराइल लाइन के लिए रिस्टोरेशन के लिए जरूरी होते हैं। तो यहाँ पे बी और सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, इन ए डिप्लॉयड प्लांट स्पीसीज द टी एलील प्रोड्यूसेस टाल इंडिविजुअल्स एंड इज completely dominant over capital T allele that produces short individual। means यहाँ पे कैपिटल टी ये टाल है और ये स्मॉल टी ये है डॉर्फ। सिमिलरली W allele produces round seed, कैपिटल W round and is completely dominant over small w। small w जो है ये रिंकल्ड है, ये जो है डोमिनेंट है, ये जो है रेसेसिव है, ये जो है डोमिनेंट है और ये जो है रेसेसिव है। अगर हम बात करें assume capital T and capital W loci not linked if a parent with capital T capital W genotype is crossed to another parent with capital T small t small w। तो हम यहाँ पे क्रॉस करवा रहे हैं किसका कैपिटल टी कैपिटल W का क्रॉस करवा रहे हैं किसके साथ? स्मॉल टी स्मॉल w के साथ। द फ्रैक्शन ऑफ द F2 पॉपुलेशन प्रोड्यूसेस बाय द फ्यूजन ऑफ बोथ रिकॉम्बिनेंट गैमीट। तो ये कह रहा है कि इसमें बोथ रिकॉम्बिनेंट गैमीट की बात हो रही है और क्या निकालना है? 2 डेसिमल प्लेसेस तक
हमको यहाँ पे निकालना है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो इसका जब हम क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको इस क्रॉस को करवाने के बाद ये जो बनेगा कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, ये बन के हमारा आ जाएगा। इसको बनने के बाद में जब हम क्या कराएंगे, इसकी सेल्फिंग करवाएंगे, मीन्स कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू की सेल्फिंग करवाएंगे, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसके साथ में क्या होगा यहाँ पे बनेगा कैपिटल टी, स्मॉल डब्ल्यू और यहाँ पे यहाँ से एक ये निकाल लेंगे और एक ये निकाल लेंगे हम यहाँ से। तो इसका जब हम क्रॉस करवाएंगे और इसका क्रॉस करवाएंगे तो एक बार इसके साथ क्रॉस करवा रहे हैं तो कैपिटल टी और इसके साथ में स्मॉल डब्ल्यू, तो यहाँ पे एक बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ये बन गया। उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, वैसे ही यहाँ पे स्मॉल टी और स्मॉल डब्ल्यू ये बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो टोटल जो है यहाँ पे कितने बन के आ रहे हैं, ये टोटल बन के आ रहे हैं हमारे पास 4, और इससे जो टोटल जो हमारे इंडिविजुअल बनेंगे वो मेंडल के सेकंड लॉ से है, मीन्स टोटल मिलाकर के बनेंगे 16। तो 16 में से 4 ये बन रहे हैं, मीन्स अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की तो ये हो जाएगा 4/16। 4/16 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1/4 आ जाएगा और ये 0.25 यहाँ से ये निकल के आ जाएगा। तो अगर हम राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस की बात करें तो ये आंसर जो निकल के आएगा 0.25, ये यहाँ से आंसर आ जाएगा टोटल मिलाकर के। अब ये ही इतना ही हम क्यों यहाँ पे डिस्कस किए हैं, तो ये यही बोल रहा है कि इसका जो है ये जीनोटाइप है और ये जीनोटाइप है, इन दोनों जीनोटाइप के पेरेंट को हमको निकालना है यहाँ पर और फ्रैक्शन में देना है F2 पॉपुलेशन के कि कितना ये यहाँ पे बन के आएगा। तो प्रोबेबिलिटी जो बन के आएगी ये टोटल मिलाकर के ये 4 तरीके के यहाँ पे इंडिविजुअल बन के आएंगे। टोटल बन रहे थे 16, तो उनको हमने 4/16 कर लिया। 4/16 को अगर हम काटेंगे तो 1/4 आएगा और 1/4 जो होता है इज इक्वल टू होता है 0.25 की। आंसर जो होगा 0.25 यहाँ आ जाएगा। देन हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, और ये 2021 का लास्ट क्वेश्चन होगा। इन ए पॉपुलेशन ऑफ डिप्लॉयड प्लांट स्पीसीज ओबेइंग हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो ये क्वेश्चन जो आ रहा है वो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम से आ रहा है। ए लोकस रेगुलेटिंग फ्लावर कलर हैज 2 एलील कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। 2 एलील है इनके पास, कैपिटल आर और स्मॉल आर। इंडिविजुअल विथ आर एंड आर जीनोटाइप, मीन्स कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर प्रोड्यूसेस रेड, ये रेड प्रोड्यूस कर रहा है, ये पिंक प्रोड्यूस कर रहा है और ये व्हाइट प्रोड्यूस कर रहा है रिस्पेक्टिवली। इफ द रेशियो ऑफ रेड, पिंक एंड व्हाइट फ्लावर, रेशियो इसका है 6, 3 एंड 1, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ आर एलील द पॉपुलेशन वुड बी। इसमें फ्रीक्वेंसी पूछा है, किसका, आर एलील का पूछा है। तो फ्रीक्वेंसी जो इसका होता है, इसका फार्मूला होता है स्मॉल आर प्लस हाफ इज टू कैपिटल आर स्मॉल आर अपॉन टोटल इंटू 100। तो ये हो जाएगा स्मॉल आर जो है वो यहाँ पे है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये जो है 3 है, मीन्स 1/2 इंटू 3 अपॉन टोटल है 10 और इंटू 100। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो 1 प्लस ये हो जाएगा 1.5 अपॉन 10 इंटू 100, ये यहाँ से आएगा 2.5 अपॉन 10 इंटू 100। तो ये 1 पॉइंट कट जाएगा यहाँ पे, ये टोटल आ जाएगा 2.5 इंटू 10 इज इक्वल टू 25।
तो ये जो आएगा वो 25% यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये है, ये रेसेसिव के टर्म में है, रेसेसिव के टर्म में है। अगर ये डोमिनेंट के टर्म में होता तो यहाँ पे कैपिटल आर प्लस हाफ इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर अपॉन टोटल इंटू 100 कर देते, तो ये डोमिनेंट का केस बन जाता। ये डोमिनेंट का केस है और ये रेसेसिव का केस है। आंसर जो आया 25% यहाँ पे निकल के आ गया। तो ये हो गई ओवरऑल बात बॉटनी के पेपर जो कि एक्सेल का है, 2021 का पेपर है। ये पूरा डिस्कशन हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय एसके सर। थैंक यू सो मच।